अगर इन्वेस्टिंग की बात आए और लोग अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक्स को ऐड ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको कुछ ऐसे इंडिया के दो ऐसे जो सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके ऐसा पीयर टू पीयर कंपैरिजन करूंगा, जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी होगी कि कौन सा बैंक अच्छा है और कौन सा बैंक थोड़ा उससे कम अच्छा है, ये चीज़ देखने में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्ट टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया के दो सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, वो हैं HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, जिनके सबसे अच्छे फंडामेंटल्स हैं। तो मैं इन्हीं दो बैंक्स को लेके कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो पहला जो मैं बैंक लेता हूँ वो है HDFC बैंक। जैसे कि आप जानते हो, HDFC एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसकी शेयर प्राइस है 1085.70 रुपीज़। तो अगर मार्केट कैप की अगर HDFC बैंक की बात की जाए तो मार्केट कैप इस बैंक का है वो है 5,97,051.15 करोड़ रुपीज़। और वहीं अगर ओनरशिप की बात की जाए तो इस बैंक की ओनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैल्यूएशन कंपनी की देखी जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और एफिशिएंसी भी देखी जाए वो भी एक्सीलेंट है। तो ऐसे ही हम इस बैंक के फंडामेंटल्स में आए तो जो सबसे मेन होता है, हम मेन कह सकते हैं, वो होता है कासा रेशियो किसी बैंक को देखते समय। तो इस बैंक का कासा रेशियो है 42.23। कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स परसेंटेज, मतलब किसी बैंक के पास कितना परसेंट का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के खाते खुले हुए हैं। तो HDFC बैंक के पास बहुत अच्छा परसेंट है, 42.23% है कासा रेशियो का, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में आए। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वैसे अगर देखा जाए तो 1 to 3 के बीच में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 3.36 मतलब ठीक ठाक, मतलब इसकी शेयर प्राइस है उतनी ज़्यादा हाई भी इसकी शेयर प्राइस नहीं है अगर इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी शेयर प्राइस देखी जाए तो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 15 to 20 के बीच में बहुत अच्छा माना जाता है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत अच्छा है इस बैंक का। डिविडेंड यील्ड अगर कंपनी की देखी जाए तो वो भी बहुत हल्का सा डिविडेंड कंपनी देती आ रही है। और अगर वही प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी देखी जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 22.87% से हर साल बढ़ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंपनी की देखी जाए तो वो भी 16.40% की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो वो भी 15.27% का है। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक की इनकम है वो कितनी हो रही है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो इंटरेस्ट से अगर इनकम आती है बैंक से वो कितनी हो रही है, वो अगर देखा जाए तो वो है 56,186.25 करोड़ रुपीज़। ऐसे ही हम इसके प्राइस चार्ट में आए तो इसका प्राइस चार्ट जैसे कि देखते हैं, सितंबर के आसपास इसका हम 3 साल में ले जाते हैं। 3 साल में लगातार इसकी शेयर प्राइस हम देखते रहे बढ़ रही है। नवंबर 2017 के आसपास इसकी शेयर प्राइस थी 915 रुपीज़। वहीं सितंबर 2019 के आसपास इसकी शेयर प्राइस थी 1200 रुपीज़ और अभी इसकी करंटली शेयर प्राइस चल रही है 1067 के आसपास। अब हम आते हैं थोड़े ग्राफ्स की तरफ। तो वहीं अगर नेट एनपीए देखा जाए तो इस बैंक का नेट एनपीए है 0.28% का। नेट एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये ऐसे जैसे कि मान लीजिए मैंने कहीं किसी को 100 रुपये का लोन दिया और उसने मेरे को 98 रुपीज़ ही वापस किए, तो मेरा नेट एनपीए हो जाएगा 2% का। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे HDFC बैंक ने 100 रुपये लोन के तौर पे मार्केट में दे रखे हैं, तो वो 0.36% अपना जो लोन का अमाउंट है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। ये नेट एनपीए जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा बैंक के लिए अच्छा है। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा जाए तो वो भी 3.82% है, जो कि बहुत अच्छा है। और वहीं अगर रिटर्न ऑन एसेट्स देखा जाए तो वो भी 1.89% का है, जो कि हल्के हल्के बढ़ता जा रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 16.4% है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ की तरफ आए तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ मतलब कि टोटल में कितना इंटरेस्ट इस बैंक को देना पड़ रहा है, जितने भी करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट्स में या कोई भी जो अकाउंट्स खुलते हैं उसमें कितना इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है। तो इनको 4.54% का टोटल इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है। और वहीं अगर हम इनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में आए, मतलब इनकी 18.52% से हमेशा ग्रोथ होती आ रही है। मतलब इनके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब
इतना इनके पास फंड्स बचा है जिससे ये अपने मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 HDFC बैंक के पास 100 रुपीज़ हैं, तो इनका अगर CAR परसेंट अगर 18.52 से बढ़ रहा है, तो इस साल अगर HDFC बैंक के पास 100 रुपीज़ हैं तो वो अगले साल 18.52 रुपीज़ लोन के तौर पर ज़्यादा दे सकता है। तो ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से ही देख के बनता है एडवांसेस ग्रोथ। जैसे कि जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा उतनी ज़्यादा एडवांसेस ग्रोथ की चांसेस होंगी, जितना मतलब और जितनी ज़्यादा एडवांसेस ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा बैंक की भी ग्रोथ होगी। तो हमको इस तरीके से बैंक को की वो देखनी चाहिए जिससे कि NPA ना बढ़े और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ते रहे। NPA किसी बैंक का ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो वहीं अब हम अपने दूसरे बैंक की तरफ आते हैं जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर प्राइस है 1339.55 रुपीज़ और इसकी ओनरशिप की तरफ हम देखें तो ओनरशिप इसकी कंपनी की बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन भी कंपनी की बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल्स कंपनी के भी बहुत अच्छे, थोड़े वीक हैं लेकिन अच्छे फाइनेंशियल्स हैं और एफिशिएंसी कंपनी की एक्सीलेंट है। तो वहीं मार्केट कैप के बारे में आए तो HDFC बैंक की जैसे कि हमने देखा 5 लाख से भी ज़्यादा मार्केट कैप थी, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक की 2,65,000 के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखा जाए तो इसका 45.46% है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वैसे भी 15 to 20 के बीच में 15 to 20 के बीच में अगर लाई करे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 45.46 बहुत ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा PE रेशियो अगर किसी कंपनी का होगा या किसी बैंक का होगा, उसका मतलब इन्वेस्टर इतना ज़्यादा पे करने को तैयार हैं इनकी इस शेयर प्राइस में शेयर खरीदने के लिए। ये तभी होता है जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये बाद में बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो वो भी 0 to 3% में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसका मतलब सही ठीक ठाक वैल्यूएशन में इसका शेयर प्राइस मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ अच्छी डिमांड के कारण प्राइस टू बुक वैल्यू इसका मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो शेयर प्राइस कोटक महिंद्रा बैंक का है वो बहुत ज़्यादा है अगर इसके नॉर्मल बुक वैल्यू के साथ अगर शेयर प्राइस कंपेयर किया जाए। तो वहीं अर्निंग पर शेयर अगर कोटक महिंद्रा बैंक का देखा जाए तो वो 29.47% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 13.8% का है। प्रॉफिट ग्रोथ लगातार हो रहा है 20.2.8% से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो वो भी मतलब अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल निकाल रही है कंपनी। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखा जाए तो वो भी 17.89% का है। वहीं अगर जितना जैसे कि मैंने पिछली बार आपको HDFC बैंक के केस में बताया, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब कितना इनकम कमा ले रही है बैंक अपने इंटरेस्ट से, तो वो इस कंपनी का है 13,499.67 करोड़। वहीं अगर हम इसे प्राइस चार्ट के ऊपर आए तो सितंबर 2019 के आसपास का 1500 के आसपास का शेयर प्राइस था और अभी कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 1300 के आसपास, मतलब थोड़ा 1 साल में इसका शेयर प्राइस थोड़ा गिरा ही है। वहीं जैसे कि यहाँ हमको बहुत अच्छा कंपैरिजन मिल रहा है HDFC बैंक और हमको कोटक महिंद्रा बैंक के बीच। मार्केट कैप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का HDFC बैंक से, देखिए HDFC बैंक का कोटक महिंद्रा बैंक से बहुत ज़्यादा है। PB अगर रेशियो अगर देखा जाए वो भी ज़्यादा अच्छा है HDFC बैंक का। PE रेशियो देखा जाए वो भी ज़्यादा अच्छा है HDFC बैंक का। अर्निंग पर शेयर ज़्यादा मिल रही है HDFC बैंक में। रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है HDFC बैंक में। रिटर्न ऑन एसेट्स है HDFC बैंक में थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी ही सही लेकिन थोड़ी ज़्यादा है। नेट NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब कि आखिर जितना लोन अगर बाहर कंपनी अगर मार्केट में दे रही है तो कितना % वो रिकवर नहीं कर पा रही है। मतलब अगर कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट में 100 रुपीज़ का लोन दे रही है तो वो 0.71 मतलब 71 पैसे का रिकवर नहीं कर पा रही है। और वहीं अगर नेट NPA बहुत ज़रूरी होता है किसी बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस करते समय, तो HDFC बैंक का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा NPA अच्छा है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का 0.71 का NPA था और वहीं अगर देखा जाए तो HDFC बैंक का 0.36 का NPA है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही सही, लेकिन HDFC बैंक मतलब ज़्यादा कैपिटल अपने पास रख रहा है और उसी हिसाब से जितना ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा वो अगले साल उतनी ही ज़्यादा
बैंक की एडवांसेस ग्रोथ होने के चांसेस होती है। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर कोटक महिंद्रा बैंक का देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.88%। एडवांसेस ग्रोथ कहाँ HDFC बैंक की 17% के आसपास थी और इस कोटक महिंद्रा बैंक की 6.83% के आसपास की है। वहीं जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ मतलब कितना इनको परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अपने सारे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स पर, तो इसका वो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी 4.46% है। तो वहीं हमने पूरा कंपैरिजन अभी देखा है HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच, जो कि जैसे कि हमने पूरा किया मार्केट कैप, PB रेशियो, NPA सबका हमने देखा अगर कंपैरिजन के बीच, तो HDFC बैंक थोड़ा ही सही लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक से अभी तो फिलहाल ज़्यादा में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको शेयर्स बताता हूं या स्टॉक्स बताता हूं या कोई भी कंपनी बताता हूं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं बताता हूं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो आपके खुद के डिसीजन पर होगा, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपके किसी ने कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और वो कंपनी की शेयर प्राइस नहीं उठी। तो जो भी मैं स्टॉक्स बताऊँ वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपके बेसिस पे होगा। सो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट करना कि आपको वीडियो का क्या पार्ट अच्छा लगा और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। अभी मैं एक नई सीरीज़ निकालने वाला हूँ, वो है स्टार्टअप्स की सीरीज़ में बहुत सारे स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं उनके साथ बिल्कुल वीडियो कॉल पे, बिल्कुल एक इंटरव्यू के साथ बिल्कुल कॉल पे रहूँगा और आपको पूरी वीडियो के बारे में बताऊँगा कि कैसा उनका बिजनेस मॉडल है और क्या है और कैसी टाइप की वीडियोस आपको मेरे चैनल में चाहिए, ये भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।